और चलिए इसी के साथ जागो भारत में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बाराबंकी में 3 मंजिला मकान ढह गया और मकान में दबे हैं 12 लोग, जिनको फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। मलबे में 4 और लोगों के दबे होने की आशंका हालांकि जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मलबे में 4 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो बाराबंकी की एक खबर जहां पर अचानक से 3 मंजिला मकान ढह जाता है और 3 मंजिला मकान ढहने की वजह से कई लोग इसमें दब जाते हैं। मकान में दबे 12 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन 4 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुशक्कत कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। बाराबंकी की ये तस्वीरें, उस 3 मंजिला मकान की ये तस्वीरें जो कि ढह गया। 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। पुलिस भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौजूद है। वहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन लोगों को जिनको 12 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं घायलों का इलाज भी लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 मंजिला ये मकान ढह गया, जिसमें लोगों की अभी भी दबे होने की आशंका है। इस कारण फिलहाल देखिए जानकारी यह है कि 2 लोगों की मौत हो गई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई लोग घायल हुए हैं, जबकि एक नया अपडेट ये है कि 2 लोगों की जान इस कारण से जा चुकी है। बाराबंकी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर बाराबंकी से, तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बार 24 आपको दिखा रहा है, जिसमें कई लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अचानक से ये 3 मंजिला मकान ढहा तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। और उसके बाद फिर जब पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया तो टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पर फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल, उनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। ये बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है, क्या लापरवाही या फिर बहुत पुरानी बिल्डिंग रही होगी? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जांच के विषय है, उसको लेकर फिलहाल जांच होने वाली है। लेकिन इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बार 24 दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था, ये पहली तस्वीर तब की और दूसरी तस्वीर आनंद फानल में एकदम से लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची, पुलिस प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, देखिए घटना तमाम बड़े सवाल खड़े करती है। क्या मकान झर्जर हालत में था? और अगर इस मकान की झर्जर हालत हो गई थी तो इसको समय रहते प्रशासन द्वारा खाली क्यों नहीं कराया गया? और अचानक से कैसे 3 मंजिला इमारत ढह जाती है और लोगों को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल दुखद खबर यह कि 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी घायलों का इलाज लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस मकान की जो कि बाराबंकी में ढह गया। 3 मंजिला ये मकान था जो कि पूरी तरीके से भरभरा कर नीचे गिर चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अस्पताल में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त है, ये है बिहार के नालंदा से, जहां पर आरसीपी सिंह के रिश्तेदार को बदमाशों ने गोली मार दी। अस्पताल में पिंटू सिंह का इलाज चल रहा है। बिहार के नालंदा से जुड़ी बड़ी खबर है। देखिए बिहार में लगातार आप देख रहे हैं कि ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कभी पत्रकार की हत्या हो जाती है, कभी दरोगा को गोली मार दी जाती है, कभी लड़कियों के साथ में छेड़खानी होती है। और अब एक और मामला सामने आया जहां पर आरसीपी सिंह के ही रिलेटिव को गोली मार दी जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके पोते को गोली मारी गई है। आरसीपी सिंह के रिश्तेदारों को गोली मारी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। पिंटू सिंह को बदमाशों ने गोली मारी है। बिहार से ये खबर इस वक्त है। देखिए घायल पिंटू सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनवाते हैं आपको। मार दिया। कौन सी से मारी? बंदूक था। एक गोली मार दिया। हमको मारा तो हम गिर गए। एकदम मारा, एकदम लाइट, एकदम सबके सामने एकदम मार दिल की जार लियो, मार के केस सेट और देख लिया पड़ी सब। 3-4 आदमी आओ था, सबे हाथ में ले ले था। एगो उसका भाई था, सलन के एगो भाई था। एगो आओ कुछ दतला कहता वो था। एगो बंटी नाम है वो था। और एगो आदमी थे मारने वाले? मारा हमको गोली सलन सबसे पहले सलन का भाई पकड़ा और सलन मारा हमको गोली। अब बंटी जो है ना, एगो कहाँ पर दतला वो कहता जे मेरे घरवे के सामने मार दिया, घरवे तक घरारा में। तो 3-4 लोग आए, उन्होंने गोली मारी और इसी तरह से लगातार सवाल अब खड़े होना पूछा फिलहाल यहाँ पर लाजमी है। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश राजस्थान दौरे पर
बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें, रामदेवरा में परिवर्तन यात्रा को भी वो हरी झंडी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से तमाम केंद्र के बड़े बड़े मंत्री कुछ विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने वाले वहां का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखा था, वो यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कल जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर से जाने वाले हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर जाने वाले हैं। दोपहर करीब 12:20 पर जयपुर जगदीप धनखड़ पहुंच जाएंगे। वहीं दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की भागीदारी विषय पर संवाद यहां पर करते हुए नजर आएंगे। उपराष्ट्रपति के साथ में उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहेंगी। तो ये कार्यक्रम कई मायनों में अहम हो जाता है। आज का जयपुर दौरा उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ का अपनी पत्नी के साथ में वो मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, महिलाओं के बारे में बातचीत करेंगे और संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो आज करीबन 12:20 पर बताया जा रहा है कि वो जयपुर पहुंच जाएंगे। और चुनाव आयोग की टीम आज भोपाल जाएगी, चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। इस साल आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग की टीम आज भोपाल जाएगी और तमाम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में नवंबर के महीने में लगभग माना जा रहा है कि चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पार्टियां तैयार है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की टीम भी आज भोपाल जा रही है और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। उसके बाद में उस आधार पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इस वक्त प्रदेश तैयार है, किस तरह का माहौल है, इस सब पर पूरी जानकारी जुटाने के बाद में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और उसके बाद से चुनाव आचार संहिता मध्य प्रदेश और बाकी चुनावी राज्यों में लग जाएगी। और चलिए अगली बड़ी खबर भी आपको मध्य प्रदेश से बता देते हैं। बारिश के लिए विशेष पूजा अर्चना आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। कल ये भी आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर में विशेष पूजा आज करने वाले हैं। आज सुबह 9 बजे उज्जैन में विशेष पूजा करेंगे। बारिश को लेकर वो पूजा करने वाले हैं, बारिश के लिए अनुष्ठान वो करने वाले, क्योंकि इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई मध्य प्रदेश में। मौसम की बेरुखी को लेकर फिलहाल अब पूजा करते हुए महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। समय सुबह 9 बजे के करीब उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, बारिश के लिए अनुष्ठान करेंगे। और देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस बार ये फिलहाल जानकारी मिल रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। फसलों को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से अब लोगों की थोड़ी बहुत मुश्किलें भी बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में मौसम की बेरुखी को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में ये पूजा करने वाले, जो कि कई महीनों में खास हो जाती है। अगली खबर आपको बताते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को पीएम मोदी का इंटरव्यू उन्होंने दिया और ये इंटरव्यू बेहद खास रहा क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। सबका साथ सबका विकास ही विश्व कल्याण का मंत्र है। पीएम के द्वारा ये कहा गया, पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर लगातार बनी हुई है, वहीं भारतीयों के पास में विकास की नींव रखने का मौका है। और प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, G20 को मेजबानी हमारे दिल के करीब है। 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत। इस बात का जिक्र भी इस अहम इंटरव्यू में पीएम ने किया। अखबारों की अगर बात करें तो अखबारों में दैनिक जागरण की हेडलाइन, विकसित भारत में नहीं होगी भ्रष्टाचार, जातिवाद व सांप्रदायिकता की जगह। वहीं अमर उजाला की अगर बात करें तो स्थायी सरकार से ही आर्थिक विकास होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू बेहद खास रहा क्योंकि कई सारी अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते आए हैं, महिमा पूजा। और एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया और यह भी उन्होंने कहा 4D के बारे में कहा जो हमारे पास है, जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट हमारे पास है। पूजा, देखिए, सबसे बड़ी बात है विजन। आज भारत को दुनिया देख रही है और नजरिया बदल चुका है और यही हेडलाइन अखबार में नजर भी आ रही है। भारत ने सबका नजरिया बदला है। देखिए, जब हम सूर्ययान मिशन लॉन्च कर रहे थे, मेरी एक हमारे बोहरा जी थे जो कि अमेरिका से जुड़े हुए थे, पूर्व राजनयिक थे, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका, फ्रांस से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और वो मैं या भारत की बात नहीं कर रहे, वो हम की बात कर रहे हैं कि हमने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और ये अपने आप में बड़ी बात थी। मतलब भारत में बैठकर आप फ्रांस, अमेरिका की जुबानी ये सुन पा रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। तो मतलब भारत, जिसको लोग पहले दरकिनार किया करते थे, आज उसी भारत की बात पूरी दुनिया करती है और साथ चलने की बात करती है। ये है नया भारत, जो विजन इस वक्त मिला है भारत को।
वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया विजन है। इस वक्त मेरे पास है एनबीटी और इसमें हेडलाइन है कि कश्मीर अरुणाचल भारत के हर हिस्से में G20 की बैठक होगी। इसके बारे में तो आपको बाद में जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी है जनसत्ता में हेडलाइन कि भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा लगातार बन रहा है। अच्छा, भारत 24 के जो सहयोगी न्यूज़पेपर है फर्स्ट इंडिया, उसकी भी हेडलाइन यही है कि स्टेबल गवर्नमेंट रीजन फॉर रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा है कि आज से पहले अस्थिर सरकारें हुआ करती थी भारत में, लेकिन जब से यानी कि साल 2014 से भारत में स्थिर सरकार बनी, तब से लेकर लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही कि अगर कोविड काल को हम देखें, हमने दूसरे देशों की भी मदद की। इधर अगर बात करें कि पहले के समय में अगर देखते थे हम तो दुश्मन देश कैसे किस तरह की हरकतें करते थे, नापाक हरकतें बॉर्डर पर, और अब एक और बड़ी बात यह है कि देखिए जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ रही है तो अमेरिका को यह लगता है कि भारत इसमें बेहतर मध्यस्थता निभा सकता है। तो मतलब हम विश्व शांति की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात इस वक्त है। और देखिए G20 की अध्यक्षता मिलने से दुनिया हमें समझ रही है। G20 की जब हम अध्यक्षता कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पर बाकायदा उसका आयोजन हो रहा है, और देखिए हमने कश्मीर में भी G20 का आयोजन देखिए बखूबी किया, और वहाँ पर तमाम जो मेहमान थे उन्होंने उस खूबसूरती का लुत्फ भी उठाया, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल। और इसी को लेकर देखिए पूजा, हमने देखा भी था कि प्रधानमंत्री ने कल ही कहा है कि पाकिस्तान और चीन को इससे ऐतराज था, लेकिन पाकिस्तान और चीन को कितना भी ऐतराज क्यों ना हो, लेकिन हम जहां पर मीटिंग करना चाहते हैं वहीं पर ही मीटिंग करने वाले। बिल्कुल महिमा, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू में थी, और वो बात थी पहले देश में 1 अरब भूखे पेट थे और अब 2 अरब कुशल हाथ हैं। ये हम सबको पता है किस तरीके से भारत में पहले कितनी ज्यादा भुखमरी थी और गरीबी थी, लेकिन हम उससे उभरे हैं। गरीबी रेखा से कई लोग बड़ी तादाद में ऊपर आए हैं, और इसी तरीके की हेडलाइन यहां पर है कि पहले देश में 1 अरब भूखे पेट थे, अब 2 अरब कुशल हाथ हैं। यानी कि अब हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर सामने आ रहे हैं और हम रोजगार देने में आगे आ रहे हैं। पहले भूखे पेट हुआ करते थे, लेकिन अब कुशल हाथ हैं जो कि रोजगार देने में सक्षम है। पूजा, और देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज हम नौकरी ढूंढने की नहीं बल्कि हम नौकरी देने की बात करते हैं। इसीलिए देखिए 2 अरब कुशल हाथ हैं, क्योंकि स्किल पर आज बात किया जा रहा है, और ये भारत का अचीवमेंट है। और क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने देखा कि रोजगार एक बड़ा विषय आज भी है, हालांकि रोजगार विषय ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पूर्ण तौर पर मिट चुकी है, लेकिन आज जिस तरीके से छोटे छोटे व्यवसाय जितने भी हम देख रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि नौकरी देने का जो सिलसिला है वो तेजी से बढ़ रहा है। आज हर युवा नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने में भरोसा करता है। ये है नया भारत, ये है नया बदलाव। और देखिए पीएम की अगर बात करते हैं तो कश्मीर अरुणाचल में G20 बैठ के कराना हमारा अधिकार है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि देश के हर हिस्से में इवेंट्स होंगे। चीन और पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। आपको याद होगा कि चीन और पाकिस्तान के पेट में बार बार दर्द होता है, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो चीन भी हाँ में हाँ मिलाता है पाकिस्तान के। लेकिन इस बार हमने, जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि G20 का जो सम्मेलन हुआ वो कश्मीर में करा के हमने उसी वक्त जवाब दे दिया। और पूजा, एक और महत्वपूर्ण बात इसी बुलेटिन के जरिए हमने दर्शकों को बताया था किस तरीके से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से 106% का इजाफा टूरिज्म में देखा गया है। और एम्प्लॉयमेंट की क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में ही अगर देखी जाए तो टूरिस्ट का आने का सिलसिला बढ़ा और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में लगातार जो विकास हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और जिस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट सीकर की बजाय एम्प्लॉयमेंट गिवर बनने की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिमा, अगली बड़ी खबर दरअसल सनातन धर्म वाली टिप्पणी जो द्विवेदी ने की थी उसको लेकर के हम बताएंगे कि स्टालिन ने क्या कुछ कहा था, और इसको लेकर के अब देश भर में बवाल लगातार मच रहा है। सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, मैंने जो कहा वो सही है। हालांकि देखिए टिप्पणी से पहले की तो उन्होंने कोरोना से, डेंगू से सनातन धर्म का कंपैरिजन किया था और उसके बाद फिर सफाई पेश की। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। दिल्ली उदयनिधि के खिलाफ थाने में हालांकि यहाँ पर शिकायत भी अब दर्ज हो चुकी है। इधर हमने कल पूछा ये भी देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा था और कहा था कि जितना भी गठबंधन है, गठबंधन के जितने भी नेता है, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ है, और ऐसे में अब लोगों को समझना होगा कि वो किसके साथ जाएं। पूजा, देखिए जाहिर सी बात है एमके स्टालिन के बेटे ने जिस तरह का बयान सनातन धर्म को लेकर दिया है, जहां की 80% आबादी सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई हो, वहां पर अगर आप सनातन धर्म को लेकर ही उसे खत्म करने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी पार्टियों का भविष्य क्या होगा वो जनता तय करेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी के पास में अच्छा खासा मौका मिल चुका है। बीजेपी ने लगातार जैसे ही इस बयान को सुना उस पर हमलावर हो गए। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी के दल हैं वो ज्यादातर इस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो ये कहा गया है वो गलत कहा गया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की बात हो या फिर कांग्रेस के और तमाम बड़े नेताओं की बात हो या फिर और अन्य दलों की बात हो, सभी ने इस बयान से किनारा करके एक बात तो स्पष्ट कर दिया है
कि यहां पर ऐसी बातों का साथ कोई नहीं देने वाला, क्योंकि सबको पता है कि इससे नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल पूजा, लगातार अब ये बयान जो है वो विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और इसका शोर सियासी गलियारों में सीधे तौर पर सुनने को मिल रहा है। उस बीच विपक्षी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा पूरी तरीके से खोल दिया है इस बयान के बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन और संस्कृति का अपमान कर रहा है इंडिया गठबंधन, ये आरोप लगाया। साथ साथ में उन्हें उदयनिधि का जिक्र करते हुए, उदयनिधि स्टालिन का जिक्र करते हुए कहा कि सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी इस, और अब लगातार जो शोर है वो उठता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये बयान बेहद बड़ा हो जाता है। और पूजा, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े समाज के तबके के ऊपर आप इस तरीके का विवादित बयान अगर देते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और कई मायने, वो भी जब चुनावी साल चल रहा हो, जब विधानसभा चुनावों का दौर लगातार जारी हो और लोकसभा चुनाव आने वाले, उसके मद्देनजर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बड़ी होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर देश के लोगों की भावनाओं को इन नेताओं को समझना चाहिए। और देखिए, अब जब हमने कहा कि बीजेपी हमलावर हो गई है, तो बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया। जेपी नड्डा से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सभी ने हमला बोला। सुनिए किस अंदाज में हमला बोलते हुए घेरा है विपक्षी गठबंधन को और एम.के. स्टालिन के बेटे को। डीएमके जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडिया अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? के और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है और ये कोई पहली बार नहीं किया है। और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह को तो आपने सुन ही लिया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी कल यही बात कही थी पूजा, कि कोई भी अगर किसी भी तरह का बयान देते हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, वो उनका टेक है। और इधर आरजेडी का ये कहना है कि इस पूरे बयान को लेकर आप माफी मांगिए।